नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश का एक खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। वीर बाल दिवस के अवसर पर लखनऊ में गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह के तहत गुरु ग्रंथ साहिब जी को हाथों से उठाकर ले जाने की परंपरा रस्म का पालन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि साहिबजादों की शहादत और उनके आदर्श हमें हमेशा साहस, समर्पण और धर्मनिष्ठा की प्रेरणा देते हैं। इस दौरान कई धार्मिक पदाधिकारी, समाज के प्रतिष्ठित लोग और नागरिक उपस्थित रहे, जिन्होंने श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन अवसर में भाग लिया। इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सिख गुरुओं का इतिहास भारत के अंदर भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत तेज का इतिहास है। गुरु नानक देव जी महाराज भक्ति की पराकाष्ठा थे। उन्होंने जो उस समय मानवता के कल्याण के लिए कार्य किए थे, पाखंड के खिलाफ जो आवाज उठाई थी, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, उसको लेकर के उन्होंने देश और दुनिया में प्रचार किया। तब साधन नहीं थे, लेकिन साधन के अभाव में भी उनकी साधना ने सिद्धि का प्रभाव दिखाया था। कहां नहीं गए गुरु नानक देव जी और कहां नहीं उनका प्रकाश पहुंचा। आज भी जो क्षेत्र हमारे लिए दुरूह बने हुए हैं, वहां गुरु नानक देव जी पहुंचे थे। पुश्तैनी धंधा था, व्यवसाय था, लेकिन वह अपना व्यापार करते तो गुरु नानक देव जी को कितने लोग जान पाते। उन्होंने लोक कल्याण का मार्ग चुना, केवल परिवार के कल्याण का मार्ग नहीं चुना। यही हम सब में दुविधा होती है। जब हमें अवसर मिलता है तो हम अपने स्वयं के कल्याण की बात सोचने लगते हैं। समाज, स्वदेश, स्वधर्म से दूरी बनाने का प्रयास करते हैं। परिणाम क्या होता है? परिणाम दुर्गति के रूप में होती है। लेकिन जब हम स्वदेश और स्वधर्म को प्राथमिकता के आधार पर लेते हैं, तब वो हमारी गति को प्रगति की तरफ लेके जाता है। प्रगति की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और सिख गुरुओं का इतिहास इसी प्रगति का प्रमाण है। ये प्रगति का प्रमाण हम लोग वर्तमान में गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वें शहीदी दिवस के वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे कई कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। जब यात्रा असम से दिल्ली तक पहुंच रही थी, उससे पहले भी लखनऊ से यात्रा निकली। जोड़ों के दर्शन करने के लिए यहागंज गुरुद्वारा में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कौन ऐसा भारतीय है जो गुरु तेग बहादुर जी महाराज के प्रति, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रति, भाई सतीदास जी के प्रति, भाई मतीदास के प्रति, भाई दयाला के प्रति, बाबा अजीत सिंह के प्रति, बाबा जुझार सिंह जी के प्रति, बाबा जोरावर सिंह के प्रति और बाबा फतेह सिंह जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित न करता हो? अगर सच्चा भारतीय होगा तो अवश्य कृतज्ञता ज्ञापित करता है, उनके प्रति नमन करता है। लेकिन जिस दुष्ट औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को चुनौती दी थी, जो ने केवल एक सामान्य मनुष्य समझता था, ये मनुष्य समझने की भूल किया था। जिसने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को केवल एक सामान्य मनुष्य समझा था, ये उसकी भूल थी। याद करिए,
आज 140 करोड़ का हिंदुस्तान और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता होगा, सिख रहता होगा, वह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रति, इन बलिदानियों के प्रति, गुरु तेग बहादुर जी महाराज के प्रति, गुरु नानक देव जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। लेकिन दुष्ट औरंगजेब का नाम लेने वाला उसकी कौम में भी कोई पैदा नहीं हो पाया। आखिर जहांगीर, जिसने गुरु अर्जुन देव के प्रति कितना बर्बरता बरती थी, बलिदान की परंपरा वहां से शुरू होती है। इसके उपरांत भी बराबर बराबर जूझते रहे। गुरु तेग बहादुर जी महाराज के गुरु के प्रति भी किस प्रकार का अत्याचार हुआ था। यानी जिस व्यक्ति का वो स्वयं लालन पालन के उस अनाथ विधर्मी का, उसी ने उनके प्रति गद्दारी कर दी। लेकिन गुरु तेग बहादुर की तेग के सामने वो चल नहीं पाया। और सब के बावजूद भी इन गुरुओं की त्याग, इनका बलिदान बहनों और भाइयों अपने लिए नहीं था, अपने परिवार के लिए नहीं था, देश के लिए था, धर्म के लिए था। और देश और धर्म के लिए उनके इस योगदान की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ही हम सब एकत्र होते हैं। एक प्रेरणा है हम सब के लिए, यही प्रेरणा है। याद करिए ना, औरंगजेब तो अपने को बादशाह कहता था, हिंदुस्तान का बादशाह कहता था। आज कोई पूछने वाला है कहां उसकी कब्र है? किसी को नहीं पता। कोई दिया जलाने वाला नहीं, कोई पुताई करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। वो किस तिथि में मरा है, किस तिथि में उसने जन्म लिया है, कहां उसकी कब्र है, कोई पुरसा हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन जिन गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन चार चार साहबजादों के नामों निशान को मिटाना चाहता था, आज पूरा हिंदुस्तान उन पर गौरव की अनुभूति करता है। और उनके लिए, उनके स्मरण के लिए उनका नित्य स्मरण भी करता है। ये हिंदुस्तान के हर पाठ्यक्रम के हिस्से चार चार साहबजादे बने हैं। आज हिंदुस्तान के हर स्कूल कॉलेजेस में, हर पवित्र धर्मस्थलों में, हर उस स्थल पर जिनके मन में देश और धर्म के लिए कुछ योगदान करने का एक तमन्ना है, उन सब के यहां आज के दिन पर वीर बाल दिवस के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इतिहास उन्हीं का बनता है जिनके मन में त्याग और बलिदान का योगदान होता है, करने की एक इच्छा शक्ति होती है। इतिहास उनका नहीं बनता है जो तात्कालिक स्वार्थ के लिए समर्पण कर देते हैं। देश समर्पण से नहीं चलता है, देश तो त्याग और बलिदान से चलता है। भारत का इतिहास उसी त्याग और बलिदान का इतिहास है। और हम कह सकते हैं सिख गुरुओं की परंपरा केवल एक सामान्य परंपरा नहीं है, ये असाधारण है। एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए उनका आगमन हुआ और जागरण करने के बाद फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। भगवान कृष्ण ने गीता में वैसे ही नहीं कहा कि यदा यदा य धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी ये वैसे ही नहीं कहा। उसके पीछे यही मर्म है, देश पर संकट आएगा, पहले शांति से गुरु नानक देव जी महाराज आएंगे, लोगों को उपदेश देंगे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे, लेकिन अपने लोगों को भी बोलेंगे कि हमारा कल्याण का मार्ग कैसे प्रशस्त होना है। आप लंगर जो छकाते हैं ना, आज भी कोई भी आता है, मैंने देखा गुरुद्वारों में, किसी को पूछते नहीं कहां से आए हो,
कोई पूछता नहीं किस क्या जाति है, सब कोई भी बैठ के खा लेता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे संस्कार है, हमारी गुरु की परंपरा है, हम उसके साथ जुड़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना के आधार बनाया था। वे भी सनातन धर्म की उन जातियों से थे जिनको दुर्योग से लोगों ने अछूत बनाने का प्रयास किया था, उन सबको जोड़ने का काम किया था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। यानी समाज को जोड़ने का कार्य कैसे होना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसको एकता के सूत्र में बांधने का काम किया था। सब कुछ गंवाने के बाद भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कभी भी विचलित नहीं हुए। और तो वहीं दिल्ली से खबर सामने आ रही है, जहां पीएम मोदी से मिले ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की अहम मुलाकात। वाराणसी मेयर अशोक तिवारी भी रहे मौजूद। पीएम आवास पर पीएम से मिले ब्रजेश पाठक। तो वहीं आपको बता दें, दिल्ली में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस शिष्टाचार भेंट में वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान प्रदेश से जुड़े विभिन्न विषयों पर विकास कार्यों को लेकर होने की संभावना जो है जताई जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले, पीएम मोदी से मिले ब्रजेश पाठक, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की अहम मुलाकात। वाराणसी मेयर अशोक तिवारी भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। पीएम आवास पर आपको बता दें, पीएम से मिले ब्रजेश पाठक, जहां पीएम मोदी से मिले ब्रजेश पाठक। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इस दौरान विकास के मुद्दों को लेकर भी चर्चाएं संभव है। और वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की एक खास मुलाकात। वाराणसी मेयर अशोक तिवारी भी इस दौरान मौजूद रहे। पीएम आवास पर पीएम से मिले ब्रजेश पाठक। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार घोषित। आगरा के अजय राज को मिलेगा पुरस्कार। बाराबंकी की पूजा की जाएंगी सम्मानित। जहां आपको बता दें, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सूची जारी की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं की सूची जारी कर दी है। इस वर्ष आगरा के अजय राज और बाराबंकी की पूजा को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार घोषित। आगरा के अजय राज और पूजा की जाएंगी सम्मानित, जहां उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सूची जारी कर दी है। तो वहीं आपको बताते चले, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार घोषित। आगरा के अजय राज को मिलेगा यह पुरस्कार। वहीं बाराबंकी की पूजा भी की जाएंगी सम्मानित। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ये सूची जारी की है। तो वही आपको बता दें, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार घोषित, जिसके तहत आगरा के अजय और बाराबंकी की पूजा को ये पुरस्कार दिया जाएगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ये सूची जारी की है। तो वहीं नववर्ष से पहले श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन ने अगले आदेश तक वीआईपी प्रोटोकॉल और साथ ही स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी है। वहीं फिलहाल मंदिर में श्रद्धालुओं को केवल झांकी दर्शन ही कराए जा रहे हैं। मंदिर प्रशासन का कहना है कि भक्तों की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण को बेहतर व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। नववर्ष के अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना रहती है, जिसके तहत ये फैसला लिया गया। तो वहीं आपको बता दें, नववर्ष से पहले श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन
प्रशासन ने अगले आदेश तक वीआईपी प्रोटोकॉल और स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी है। फिलहाल मंदिर में श्रद्धालुओं को केवल झांकी दर्शन ही कराए जा रहे हैं। मंदिर प्रशासन का कहना है कि भक्तों की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और बेहतर व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। नववर्ष के अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना रहती है, जिसके चलते ये निर्णय लिया गया। काशी विश्वनाथ में मंदिर को बता दें, वीआईपी दर्शन पर अब रोक लगा दी गई है। प्रोटोकॉल और स्पर्श दर्शन भी स्थगित कर दिए गए। श्रद्धालुओं को केवल झांकी के दर्शन कराए जाएंगे। नववर्ष से पहले भीड़ को लेकर ये फैसला जो है लिया गया है। नववर्ष से पहले श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन ने अगले आदेश तक वीआईपी प्रोटोकॉल और स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी। तो वहीं बरेली में 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद भड़के बवाल के मामले में पुलिस ने जांच पूरी करके एक और बड़ी कार्यवाही की है। कोतवाली में तत्कालीन इंस्पेक्टर अमित पांडे द्वारा दर्ज कराए गए मुख्य मुकदमे में क्राइम ब्रांच के विवेचक इंस्पेक्टर संजय धीर ने चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दाखिल कर दी। इस चार्जशीट में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा समेत कुल को बता दें 56 उपप्रवर्तियों को आरोपी बनाया गया है। बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। तो वही आपको बता दें, बरेली हिंसा केस में बड़ी मुश्किलें, जहां बरेली में 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद भड़के बवाल के मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर एक और बड़ी कार्यवाही की है। कोतवाली में तत्कालीन इंस्पेक्टर आपको बता दें अमित पांडे द्वारा दर्ज कराए गए मुख्य मुकदमे में क्राइम ब्रांच के विवेचक आपको बता दें इंस्पेक्टर संजय धीर ने चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दाखिल कर दी। इस चार्जशीट में आईएमपी और साथ ही प्रमुख मौलाना तौकीर रजा समेत कुल 46 उपद्रवियों को आरोपी बनाया गया है। वहीं बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो वहीं अंबेडकर नगर में अवधी गायक संजय यदुवंशी ने स्वागत के दौरान खुलेआम स्टंटबाजी और हुड़दंग का मामला सामने आया है। कार्यक्रम के लिए पहुंचे गायक ने काफिले में शामिल वाहनों पर युवकों ने यातायात नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। युवक चलती गाड़ियों के बोनट पर शीशों के बाहर खड़े होकर स्टंट करते नजर आए। ये काफिला जिले के महारुआ और अकबरपुर और समनपुर और साथ ही बसखारी थाना क्षेत्र में होकर गुजरा, लेकिन कहीं भी पुलिस द्वारा स्टंट कर रहे युवकों को रोका नहीं गया। बताया जा रहा है कि बसखारी स्थित एक वाटर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में क्षमता से कहीं ज्यादा युवकों की भीड़ जुट गई थी। काफिले के दौरान सड़क पर जमकर हुड़दंग हुआ, जिससे आम लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई। स्टंटबाजी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो ये आपको बता दें, अंबेडकर नगर से खबर है, जहां अंबेडकर नगर में अवधी गायक संजय यदुवंशी के स्वागत के दौरान खुलेआम स्टंटबाजी और हुड़दंग का ये मामला सामने आया है। कार्यक्रम के लिए पहुंचे गायक के काफिले में शामिल वाहनों पर युवकों ने यातायात नियमों की आपको बता दें जमकर धज्जियां उड़ाई। युवक चलती गाड़ियों के बोनट और शीशों के बाहर खड़े होकर स्टंट करते नजर आए। ये काफिला जिले के महारुआ, अकबरपुर, समनपुर और बसखारी थाना क्षेत्र से होकर गुजरा, लेकिन कहीं भी पुलिस द्वारा स्टंट कर रहे युवकों को रोका नहीं गया। बताया जा रहा है कि बसखारी स्थित एक वाटर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में क्षमता से कहीं ज्यादा युवकों की भीड़ जुटाई गई थी। काफिले के दौरान सड़क पर खतरे भी पड़ गए। तो वहीं कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने पुलिस कार्यालय परिसर में आधुनिक पुलिस वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह आधुनिक वाहन संयुक्त रूप से 112 पुलिस सेवा को सौंपा गया। बताया जा रहा है कि यह वाहन विशेष रूप से दंगाइयों से निपटने और पुलिस के उपकरणों के सुरक्षित रखरखाव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें आधुनिक पुलिस प्रक्रिया और आपको बता दें प्रक्रिया प्रणाली, दंगे रोधी उपकरणों का एकीकरण और छत पर भंडारण समाधान
असामरिक और सुरक्षा केंद्रित डिजाइन, क्षेत्र तैयार संरचना और निर्वारक रखरखाव जैसी सुविधाएं शामिल है। आधुनिक पुलिस वाहन में जीपीएस, एआई तकनीक, बेहतर संचार प्रणाली, बॉडी कैमरे और त्वरित प्रक्रिया क्षमता जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। ये वाहन न सिर्फ आवागमन के लिए बल्कि डेटा विश्लेषण और आपात स्थितियों में त्वरित सहायता पहुंचाने का भी प्रभावी माध्यम है। तो मैं बता दें आपको, आधुनिक पुलिस वाहन को दिखाई गई हरी झंडी, जहां 112 पुलिस सेवा को सौंपी गई गाड़ियां। देखिए, ये मॉडिफाइड गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर्स हैं जो हम लोगों को मिली हैं, और इसमें जो फीचर्स हैं, एडवांस फीचर्स हैं, जिसमें बेसिकली राइट कंट्रोल सिचुएशन में हम लोग जब जाते हैं तो अक्सर देखा गया है कि जो सामान है, जो एंटी राइट गियर्स हैं, उनको रखने के लिए हमारे पास एडिक्वेट जगह नहीं होती है। जो जगह होती है वो भी इतनी कम होती है, उसमें हमारे सारे सामान नहीं आ पाते हैं। तो इसके दृष्टिगत इस प्रॉब्लम को देखा गया, और इसका सोल्यूशन ये है कि हम लोगों ने इसमें एक, आप देख सकते हैं, इसमें ऊपर की तरफ एक स्पेस क्रिएट की गई है, जिसमें कि हम लोग जो एंटी राइट इक्विपमेंट्स हैं उनको रखेंगे, और इससे 2 चीज़ें होंगी। समय आने पर जल्दी से जल्दी उनको उनको निकाल सकेंगे, और प्लस लंबे समय तक उनको स्टोर कर सकेंगे, जिससे वो गंदे ना हो, उनका वेयर एंड टियर ना हो। ये 2 चीज़ें हैं, और इस तरह की और गाड़ियाँ भी हम लोग आने वाले समय में और गाड़ियों को भी हम लोग अपग्रेड करेंगे, जिससे कि किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से निपटा जा सके। कि नवाबाबाद थाना क्षेत्र में स्थित गुमनावारा शिव गार्डन के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मारुति ओमनी एम्बुलेंस में एलपीजी गैस भरते समय अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस धू धू कर जल उठी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक एम्बुलेंस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। तो वहीं सीतापुर से चौंकाने वाली खबर सामने है, जहां हरे भरे पेड़ों पर खुलेआम आरा चलता रहा और साथ ही नियम कानून कागजों तक सीमित नजर आए। वही मामला खैराबाद थाना क्षेत्र का है, जहां बिना किसी परमिट के प्रतिबंधित पेड़ों का अवैध कटान किया जा रहा है। अवैध लकड़ी से भरी ट्रॉलियां सड़कों पर फर्राटा भर रही थी। तभी आपको बता दें, एआरटीओ सर्वेश चतुर्वेदी की नजर इस पर पड़ी और पूरा खेल उजागर हो गया। एआरटीओ ने मौके पर पहुंचकर अवैध लकड़ी से भरी ट्रॉलियों को पकड़ लिया। इसके बाद ट्रॉलियां छुड़ाने के लिए कुछ वनकर्मी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन जांच यही नहीं रुकी। हैरानी तब हुई जब एक ठेकेदार खुद को वन विभाग का दरोगा बताकर मौके पर आधमका। सख्ती से पूछताछ करने पर उसकी पोल खुल गई। तो वहीं आपको बता दें, सीतापुर में चौंकाने वाली ये बड़ी खबर। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।